Hello everyone, my name is पूजा। GS हब सिविल सर्विसेज क्लास एच के सफलता बैच में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सफलता बैच में हम बीपीएससी मुख्य परीक्षा से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को वीडियो के थ्रू कवर करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेशन सिंदूर, जो कि हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तान समर्थित आतंकियों के विरुद्ध चलाया गया था और यह लंबे समय से न्यूज में बना हुआ है। तो संभावना है कि आगामी 71वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में इस टॉपिक से प्रश्न मिल जाएं, इसीलिए आज हम इस टॉपिक को यहाँ पे कवर करेंगे। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में एक क्रूर आतंकवादी हमले में 25 भारतीयों और एक नेपाली पर्यटक सहित 26 नागरिक मारे गए। लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े द रेजिस्टेंट फ्रंट ने इसकी जिम्मेदारी ली। जवाब में भारत ने 7 मई 2025 को पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ढांचे को निशाना बनाते हुए ऑपरेशन सिंदूर आरंभ किया। तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर था वह 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले, जिसमें 26 नागरिक मारे गए, के जवाबी कार्यवाही के रूप में 7 मई 2025 को भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन सिंदूर की मुख्य विशेषता, यह 7 मई 2025 को आरंभ हुआ था। इसका उद्देश्य जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए एक सर्जिकल स्ट्राइक करना था। इसके तहत पाकिस्तान स्थित 4 और पीओके स्थित 5 आतंकवाद से जुड़ी 9 जगहों पर हमला किया गया। इस ऑपरेशन की कुल अवधि 23 मिनट की रही और इसकी जो प्रकृति थी वह केंद्रित, नपे-तुले और गैर बढ़ाने वाले केवल आतंकी केंद्रों पर लक्षित था। इसके तहत किसी भी सैन्य अथवा नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमला से परहेज किया गया था और यह इतना सटीक था कि इसमें केवल उन 9 ठिकानों को ही नुकसान पहुंचा जिनको कि लक्षित किया गया था। इसके तहत किसी भी पाकिस्तानी सैन्य बेस या नागरिक बुनियादी ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सम्मिलित सेनाएं, संयुक्त अभियान में भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों के द्वारा यह अभियान चलाई गई। कमान, वास्तविक समय की खुफिया जानकारी और समन्वय के साथ रक्षा मंत्रालय के रणनीतिक मार्गदर्शन में इसे कार्यान्वित किया गया था। तो इसमें जितने रेड कलर से पॉइंट किए गए हैं ये वही जगह है जहां पर ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये पीओके वाला रीजन है और ये पाकिस्तान के भीतरी सीमा वाला, जहां पर कि ऑपरेशन सिंदूर को कार्यान्वित किया गया था। अब देखते हैं ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, उनका संबंध कौन सी संगठन से था और यह किस कार्य के लिए उपयोग में लाया जाता था। मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर, यह जैश-ए-मोहम्मद का मुख्यालय था। मरकज तैयबा मुरीदके, यह लश्कर-ए-तैयबा का अड्डा था। महमूना जोया सियालकोट, यह हिजबुल मुजाहिदीन शिविर था। अहले हदीस सेंटर बरनाला, यह लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा धार्मिक प्रशिक्षण केंद्र था। अगला था सैयदाना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, यह जैश-ए-मोहम्मद का प्रशिक्षण शिविर था। अगला है शवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, यह लश्कर की परिचालन इकाई थी। फिर मक्का राहिल शाहिद कोटली, यह हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर का सेंटर था। मरकज अब्बास कोटली, यह जैश-ए-मोहम्मद का एक सुरक्षित ठिकाना था।
सरजाल सुविधा तेहरा कला, यह हथियार और आईईडी भंडारण का केंद्र था। तो ये वह कुल 9 ठिकाने थे जहां पर ऑपरेशन सिंदूर को कार्यान्वित किया गया था। मरकज सुबहानल्लाह बहावलपुर, मरकज तैयबा जो कि मुरीदके में स्थित है, महमूना जोया जो कि सियालकोट में है, अहले हदीस सेंटर जो कि बरनाला में है, सैयदना बिलाल कैंप जो कि मुजफ्फराबाद में है, सवाई नाला कैंप यह भी मुजफ्फराबाद में है, मक्का राहिल शाहिद यह कोटली में स्थित है। इसके अलावा मरकज अब्बास यह भी कोटली में स्थित है और सरजाल सुविधा यह तेहरा कलान में स्थित है। और यहाँ पर ये सभी आतंकी गतिविधियाँ संचालित की जाती थी। कुल मिलाकर यह जो जगह था वह मुख्यालय और प्रशिक्षण केंद्र के साथ प्रशिक्षण शिविर आदि की भूमिका का निर्वहन करता था। अब देखते हैं ऑपरेशन सिंदूर में प्रयुक्त हथियार। तो मुख्यतः इसमें 3 तरीके का हथियार उपयोग किया गया था, जिसमें था स्कैल्प क्रूज मिसाइल, हैमर म्यूनिशन और लूटरिंग म्यूनिशन। जो स्कैल्प क्रूज मिसाइल था उसको एमबीडीए कंपनी यूरोप के द्वारा बनाया गया था और इसका जो कार्य था वह राफेल विमान से लंबी दूरी तक सटीक हमला करना था। इसके अलावा हैमर म्यूनिशन को शेफ्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रांस के द्वारा बनाया गया था और यह छुपे हुए लक्ष्यों के लिए मॉड्यूलर बम की भांति कार्य करता है। लूटरिंग म्यूनिशन, इसको एक से अधिक कंपनियों ने बनाया है और इसका कार्य निगरानी और हमला करने की क्षमता वाले कामिकेज ड्रोन से संबंधित था। परिक्षेपण उद्गम, सभी हमले भारतीय क्षेत्र के भीतर से सटीक निर्देशित हथियारों का उपयोग करके किया गया। तो ये जो हमला है वह पाकिस्तान की सीमा के भीतर जाकर नहीं बल्कि भारतीय क्षेत्र के भीतर से ही निर्देशित किया गया था। अपेक्षित परिणाम, संपार्श्विक क्षति को न्यूनतम करना, उच्च मूल्य वाली आतंकवादी संपत्तियों को नष्ट करना तथा एक रणनीतिक संकेत भेजना। इसका जो अपेक्षित परिणाम था इस ऑपरेशन का वह यह था कि जो सैन्य कैंप है पाकिस्तान का और जो नागरिक बुनियादी ढांचा है उसकी क्षति को न्यूनतम से न्यूनतम रखना। इसके अलावा जो उच्च मूल्य वाली आतंकवादी संपत्तियां हैं उसको नष्ट करना और आतंकी संगठनों को एक रणनीतिक संकेत भेजना कि भारत आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता है और इस विषय में भारत किसी भी प्रकार के सहनशीलता को नहीं दिखाएगा। अब देखते हैं ऑपरेशन सिंदूर का परिणाम क्या रहा। हवाई क्षेत्र में व्यवधान, प्रमुख हवाई अड्डों श्रीनगर, जम्मू, लेह, अमृतसर, चंडीगढ़, धर्मशाला, बीकानेर पर नागरिक उड़ानें निलंबित कर दी गई। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव, कतर एयरवेज और अन्य वैश्विक एयरलाइंस ने पाकिस्तान जाने वाली उड़ानें अस्थायी रूप से रोक दी। सैन्य तैयारी, पाकिस्तानी वायुसेना को हाई अलर्ट पर रखा गया। नियंत्रण रेखा के निकट सैन्य गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद नागरिक परामर्श, इंडिगो, स्पाइस जेट और एयर इंडिया जैसी एयरलाइनों ने यात्रा अलर्ट जारी किए या सेवाएं निलंबित कर दी। भू राजनीतिक तनाव, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने संयम बरतने का आग्रह किया। संयुक्त राष्ट्र और प्रमुख शक्तियों ने तनाव बढ़ने के जोखिम पर नज़र रखी। हालांकि यह जो ऑपरेशन सिंदूर है आरंभ
सिर्फ 23 मिनट के लिए 7 मई को हुआ था, लेकिन पाकिस्तान के ओर से की गई भारतीय सैन्य अड्डों पर कार्रवाई ने इसको विस्तारित कर दिया और यह अगले 3 दिनों तक जारी रहा, जिसमें 10 मई को सीज फायर की घोषणा की गई। हालांकि दोनों देशों के बीच अभी भी तनाव चरम सीमा पर है, परंतु सीज फायर की घोषणा के बाद से कुछ सकारात्मक गतिविधियां देखने को मिली है और भारतीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह कहा गया है कि यह जो ऑपरेशन सिंदूर है इसको केवल स्थगित किया गया है, बंद नहीं किया गया है और यह आतंकवाद के प्रति भारत की नीति होगी। यह जो ऑपरेशन सिंदूर था यह भारत का आतंकवाद के प्रति प्रमुख नीति रहेगी और इसे निलंबित नहीं किया गया है। हालांकि अमेरिका के मध्यस्थता के कारण सीज फायर की घोषणा हो चुकी है। अब देखते हैं ऑपरेशन सिंदूर का महत्व। सामरिक परिशुद्धता, न्यूनतम क्षति के साथ सर्जिकल हवाई मिसाइल हमले करने की भारत की क्षमता का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया। इस ऑपरेशन के द्वारा भारत ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी सामरिक स्थिति को और भी अधिक मजबूत कर लिया है। खुफिया जानकारी से प्रेरित, वास्तविक समय की खुफिया जानकारी पर आधारित ऑपरेशन संयम और स्पष्टता दिखाते हुए पाकिस्तानी सैन्य स्थलों से दूर रहा। यह दिखाता है कि भारत का जो खुफिया तंत्र है वो कितना ज़्यादा एक्टिव है और सटीक है। इसके अलावा भारत द्वारा लक्ष्य किया गया था वह भी पिन पॉइंट की तरह सटीक रहा। सैद्धांतिक बदलाव, उरी और बालाकोट के बाद सक्रिय हमले के सिद्धांत की निरंतरता, प्रत्यक्ष जवाबी कार्रवाई के माध्यम से निवारण, त्रिबल समन्वय, भारतीय सेना के भीतर सेना, नौसेना और वायुसेना के संचालन का निर्बाध एकीकरण को प्रदर्शित करता है। विरोधियों को संदेश, आतंकवादी संगठनों और उनके प्रायोजकों को स्पष्ट संकेत, यदि भारत को उकसाया गया तो भारत अपनी सीमाओं से आगे जाकर भी जवाब देगा। सार्वजनिक एवं राजनीतिक समर्थन, व्यापक राष्ट्रीय समर्थन, चुनावों से पहले सरकारों के मजबूत सुरक्षा रुख को बल मिला। भारत की जनता ने इस आंदोलन को समर्थन किया। इसके अलावा भारत में स्थित सभी राजनीतिक दलों ने एक मत से इस ऑपरेशन का समर्थन किया और सरकार के साथ भागीदारी की बात कही। सभी राजनीतिक दलों के समर्थन ने दिखाया कि भारत किस प्रकार से एक सशक्त लोकतंत्र है, जहां पर लोकतंत्र के लिए विपक्ष सरकार की आलोचना करता है, परंतु राष्ट्रीय संकट के समय वही विपक्ष सरकार का समर्थन भी कर सकती है। वैश्विक विश्वसनीयता, आतंकवाद रोधी रणनीति में एक जिम्मेदार लेकिन मुखर शक्ति के रूप में भारत की छवि में और भी वृद्धि हुई है। इसके अलावा महत्व के संदर्भ में हम ये भी देख सकते हैं कि इस ऑपरेशन में जो हथियार इस्तेमाल किए गए थे उसमें मुख्यतः स्वदेशी हथियार थी। जैसे कि स्वदेशी हथियार में जैसे कि तेजस, इसके अलावा ब्रह्मोस, इन सब का इस्तेमाल किया गया था, जो कि भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम को भी सकारात्मक रूप से लाभदायक पहुंचा सकता है, क्योंकि इन स्वदेशी हथियारों के द्वारा ही पिन पॉइंट की तरह सटीक लक्षित केंद्र को भेदा गया, जो कि भारतीय स्वदेशी हथियार को वैश्विक स्तर पर
मान्यता दिलाता है। इससे भारतीय रक्षा निर्यात में वृद्धि होगी और जो हमारा लक्ष्य है कि 35,000 करोड़ का रक्षा निर्यात करना है, वह जल्द ही पूरी हो जाएगी। भारत ने इस ऑपरेशन के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि भारत अब केवल एक हथियार आयातक देश नहीं है, बल्कि हथियार के निर्माण में भारत ने अपनी स्वदेशी क्षमता विकसित कर ली है। और यह जो ऑपरेशन था वह हालांकि आतंकवादियों के विरुद्ध था और आतंकवाद पर भारत की जीरो टॉलरेंस नीति का एक हिस्सा था, परंतु यह विश्व को दिखाता है कि भारत कैसे रक्षा के रूप में आत्मनिर्भर है, चाहे वो सैन्य बल की दृष्टिकोण से हो अथवा हथियार के दृष्टिकोण से। तो यह मेक इन इंडिया प्रोग्राम को और आगे बढ़ाएगा। अब देखते हैं ऑपरेशन सिंदूर भारत के सैन्य अभियानों के संदर्भ में। ऑपरेशन सिंदूर के अतिरिक्त प्रमुख भारतीय अभियानों की कालानुक्रमिक तालिका, जो कि सैन्य और मानवीय रही। समय समय पर जब से हमारा देश आज़ाद हुआ 1947, आज़ादी के साथ देश में विभाजन का दंश लेके आया और दो देश भारत और पाकिस्तान बने। तब से कंटिन्यूसली भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति बनी रहती है और बार बार दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आती रहती है। आज़ादी के जस्ट एक वर्ष के बाद ही 1948 में ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। यह सैन्य ऑपरेशन था और इसका उद्देश्य था हैदराबाद का भारत में एकीकरण, निजाम की सेना के विरुद्ध कार्रवाई करना। फिर उसके बाद 1961 में ऑपरेशन विजय चलाया गया और यह पुर्तगाली सेना के विरुद्ध था और यह भी एक सैन्य ऑपरेशन था जिसको गोवा, दमन और दीव को पुर्तगाली नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए किया गया। इसके अलावा 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार, यह सैन्य प्रकृति का था और यह स्वर्ण मंदिर अमृतसर से आतंकवादियों को हटाने के लिए चलाया गया था। 1984 में ही एक और सैन्य ऑपरेशन चलाई गई जिसका नाम था ऑपरेशन मेघदूत। इसका उद्देश्य सियाचिन ग्लेशियर को पाकिस्तानी कब्जे से सुरक्षित करना था। फिर 2 वर्षों के बाद 1986 से 88 तक एक और सैन्य ऑपरेशन चलाया गया जो था ऑपरेशन ब्लैक थंडर। यह स्वर्ण मंदिर परिसर से शेष बचे आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए चलाया गया था। 1986 से 87 में ऑपरेशन ब्रॉस स्टैक चलाया गया। यह एक सैन्य अभ्यास था। यह पाकिस्तानी सीमा के निकट बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास से उत्पन्न तनाव के कारण चलाया गया था। 1987 से 1990 के बीच ऑपरेशन पवन चलाया गया। यह सैन्य ऑपरेशन था। भारत श्रीलंका समझौते के तहत लिट्टे को निरस्त्र करने के लिए श्रीलंका में IPKF की तैनाती के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था। 1988 ऑपरेशन कैक्टस, यह भी एक सैन्य ऑपरेशन था और यह मालदीव में तख्ता पलट को रोकने के लिए चलाया गया था। तत्कालीन मालदीव के राष्ट्रपति ग्यूम के शासन को बहाल करने के लिए सैनिकों को हवाई मार्ग से भेजा गया। 1999 में कारगिल युद्ध के समय जो सैन्य ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम ऑपरेशन विजय रखा गया था और इसका उद्देश्य कारगिल में भारतीय चौकियों से पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ना था।
1999 का जो कारगिल वॉर था वो एक बड़े स्तर का सैन्य तनाव था, जहां एक ओर अटल जी पाकिस्तान में मित्रता का हाथ बढ़ा रहे थे, वहीं दूसरी ओर नवाज शरीफ की सरकार भारत पर सैन्य कार्रवाई की योजना बना रही थी। उसी टाइम पर जो है कारगिल युद्ध हुआ था, जिसमें करीब 40+ भारतीय सेना की जान चली गई थी। इसी के उपलक्ष्य में ऑपरेशन विजय चलाया गया था। उसके बाद अगला ऑपरेशन 2001 से 2002 के बीच चलाया गया, जिसका नाम ऑपरेशन पराक्रम था। यह एक सैन्य तैनाती थी। 2001 में भारतीय संसद पर हमले के बाद बड़े पैमाने पर सैन्य लामबंदी की गई थी। कारगिल युद्ध के बाद 2001 में भारतीय संसद पर पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा हमला किया गया था। उसी के संदर्भ में ऑपरेशन पराक्रम की संचालन की गई थी। उसके बाद 2013 में ऑपरेशन राहत चलाई गई। यह एक मानवीय ऑपरेशन थी, जो कि उत्तराखंड में आई बाढ़ के दौरान बचाव एवं राहत कार्य के लिए चलाया गया था। 2016 सर्जिकल स्ट्राइक, यह सैन्य ऑपरेशन था और इसे पूरी आतंकी हमले के जवाब में नियंत्रण रेखा पर पार हमला करने के लिए संचालित किया गया था। 2017 में ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया। यह भी एक सैन्य ऑपरेशन था। जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान में कई समूहों को निशाना बनाया गया। 2019 में बालाकोट हवाई हमला सैन्य द्वारा संचालित किया गया। यह पुलवामा आतंकी हमले का बदला पाकिस्तान में जैश-ए मोहम्मद के शिविरों पर हमला करके लिया गया। 2021 में ऑपरेशन देवी चलाया गया। यह एक तरीके का निकास ऑपरेशन था, जो अफगानिस्तान में हुए तख्ता पलट के कारण से चलाया गया था। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां से भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन देवी चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति। दो 2022 में ऑपरेशन गंगा को संचालित किया गया था। यह भी एक निकास ऑपरेशन थी, जो कि रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारतीय छात्रों का सुरक्षित निष्कासन से संबंधित था। 2023 में ऑपरेशन दोस्त चलाया गया। यह एक मानवीय सहायता ऑपरेशन था, जिसका लक्ष्य भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया में राहत एवं बचाव कार्य को बढ़ावा देना था। 2023 में ही ऑपरेशन कावेरी चलाया गया और यह भी एक निकास ऑपरेशन था, जो कि युद्धग्रस्त सूडान से भारतीयों का सुरक्षित निष्कासन से संबंधित था। तो ये कुछ ऑपरेशंस थी जो भारतीय सेना के द्वारा समय समय पर संचालित की गई थी। ये जो ऑपरेशंस था वो न केवल पाकिस्तान में बल्कि भारत के अन्य पड़ोसी देशों के साथ भी और अन्य वैश्विक देशों में भी संचालित किया गया था, जिनमें कुछ का लक्ष्य विशेषतः जो पाकिस्तान में संचालित था उसका लक्ष्य सैन्य कार्रवाई करना था, जबकि जो पाकिस्तान के अलावा चलाया गया था उसका लक्ष्य मोस्टली राहत, आपदा बचाव और निकासी कार्य को करना था और अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालना था। अब देखते हैं इस विषय के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, जो कि है निष्कर्ष। ऑपरेशन सिंदूर भारत की आतंकवाद विरोधी रणनीति में एक मील का पत्थर है, जो सटीकता, आनुपातिकता और तैयारियों का एक नया प्रतिमान प्रदर्शित करता है। यह सीमा पार आतंकवाद को खत्म करने के भारत के संकल्प को मजबूत करता है, साथ ही तनाव को बढ़ने से रोकने के लिए
कूटनीतिक और सैन्य संतुलन बनाए रखता है। भारतीय सैन्य अभियानों के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य या प्रक्षेप वर्ग में ऑपरेशन सिंदूर मुखर रक्षा सिद्धांत में निरंतरता को दर्शाता है, जबकि तकनीकी और रणनीतिक परिष्कार की नई परतें जोड़ता है। तो इस तरीके से हमारा आज का जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा और यह आगामी बीपीएससी परीक्षा के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग इस टॉपिक को ज़रूर करें ताकि मुख्य परीक्षा में अगर ऑपरेशन सिंदूर से संदर्भित कोई प्रश्न आता है तो आपको किसी भी तरह की असहजता महसूस न हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।